Hello aspirants, welcome to Simple Classes. As it's a well-known fact that UPSC does not ask obvious things. UPSC की हैबिट है चीजों की डेप्थ में जाने की और वहीं पे आता है हमारा आज का कॉन्सेप्ट दैट इज आरटीपी जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है बट वो काफी जनरल नेचर का था। स्टार्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और एमसीक्यूज के बाद आरटीपी होता क्या है, आरटीपी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और आरटीपी की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें एमसीक्यूज के बाद लेक्चर में डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। तो आप पूरा लेक्चर जरूर देखिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू रीड आउट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरटीपी। आरटीपी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं, हमें एंड में सही ऑप्शंस मार्क करने हैं। पहला स्टेटमेंट, इन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स वैल्यू ऑफ आरटीपी इज मोर देन इट्स गोल्ड रिजर्व्स। इसका मतलब है इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें आरटीपी की वैल्यू गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? दोस्तों ये एक गलत स्टेटमेंट है। रियलिटी में उल्टा है, गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू ज्यादा है आरटीपी से। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कंपोनेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस हमें पता करना हो, सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, उसके बाद आता है गोल्ड, फिर आता है आरटीपी और एंड में आता है एसडीआर। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। ओके, ये आप याद रखिए। ऑल दो एमसीक्यूज के बाद जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें भी ये चीज मेंशन करी गई है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द मेंबर कंट्री एट आईएमएफ seeks loan equivalent to its RTP, then IMF charges a huge interest rate। अगर कोई मेंबर कंट्री लोन लेती है और उस लोन की वैल्यू उसके आरटीपी के बराबर होती है तो उस लोन अमाउंट पे आईएमएफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। दोस्तों ये भी गलत पॉइंट है। आरटीपी का मतलब ही ये है कि वो इमरजेंसी फंड जो आईएमएफ से वो वापस ले सकती है जब वो मेंबर कंट्री चाहे और उस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, अ मेंबर कंट्री कैन डिपॉजिट आरटीपी एट आईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। जैसे इंडिया को आईएमएफ में डिपॉजिट करना है तो इंडिया का जो आरटीपी अमाउंट होगा क्या वो रुपीज में कर सकता है? तो उसका दोस्तों आंसर है नहीं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर, नन ऑफ द अबव। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी कंट्री जब डिपॉजिट करती है अपने आरटीपी तो वो दो ही फॉर्मेट में कर सकती है आईएमएफ को। पहला एसडीआर के फॉर्मेट में, दूसरा एक्सेप्टेबल करेंसीज की फॉर्मेट में, जो जो करेंसीज आईएमएफ एक्सेप्ट करता है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सी करेंसीज हैं जो आईएमएफ एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा। ऑल्दो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में एमसीक्यूज के एंड में मेंशन करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया टच्ड अ न्यू लाइफ टाइम हाई रिसेंटली सरपास्ड 400 बिलियन यूएस डॉलर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फॉरेक्स। यहाँ पे पूछा गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला स्टेटमेंट, फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए, गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर या फिर आरटीपी विद आईएमएफ। क्या ये चारों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, या फिर इन चारों ऑप्शंस में से कौन से सिलेक्शंस या कौन से पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को? दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होते हैं, साथ में गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट है, साथ में आरटीपी जो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ये चारों मिलके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट बनाते हैं। इंडिया के केस में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए, सबसे ज्यादा क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद गोल्ड रिजर्व्स, उसके बाद आरटीपी आएगा या फिर एसडीआर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये चीज काफी डिटेल में आगे लेक्चर में मेंशन करी गई है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लेट्स रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गोल्ड ट्रेंच, जिसको रिजर्व ट्रेंच भी बोला जाता है, रेफर्स टू व्हाट? क्या ये लोन सिस्टम है किसी वर्ल्ड बैंक का? नहीं। इज इट वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक? बिल्कुल नहीं। इज इट अ क्रेडिट सिस्टम विच इज गारंटीड बाय डब्ल्यूटीओ टू इट्स मेंबर्स? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन डी। रिजर्व ट्रांसपोजिशन इज अ क्रेडिट सिस्टम विच इज गारंटीड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। ऑलराइट, आरटीपी के पूरे प्रोसेस को अब हम आगे डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया की बात की जाए 2016 में इंडिया का कोटा इंक्रीज करा गया था आईएमएफ में। इंडिया का कोटा 2016 से पहले 2.44% था, जो कि बढ़ा के 2.75% कर दिया गया था। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आपका कोटा होता है उतनी ही ज्यादा आपकी वोटिंग पावर होती है आईएमएफ के अंदर। अब इंडिया का कोटा 2.44% से बढ़ा के 2.75% कर दिया गया या हो गया, उसी हिसाब से इंडिया का वोटिंग पावर भी बढ़ गया। अभी जब हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 500 बिलियन डॉलर हिट कर गया, करंट फिगर्स की अगर बात की जाए, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन डॉलर हिट कर रहा है, उसमें एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट नेक्स्ट नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड रिजर्व्स फॉरेन करेंसी एसेट्स के मुकाबले में थोड़ा सा कम। उसके बाद आता है आरटीपी, ये हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। रिजर्व ट्रांसपोजिशन, सबसे लास्ट में नंबर आता है एसडीआरस का। आरटीपी समझने से पहले कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। आईएमएफ कोटा जो मेंबर कंट्रीज को अलॉट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। जब भी कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनती है तो उसको एक कोटा अलॉट होता है और उस कोटे के बदले में एक मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से उसको आईएमएफ में फंड जमा कराने होते हैं। उस फंड का दो पार्ट सेग्रीगेशन होता है। पहला पार्ट है फॉरेक्स
और दूसरा पार्ट है डोमेस्टिक करेंसी। इसको डिटेल में देखते हैं। जो भी आपका IMF कोटा डिफाइन हुआ है और उसके बदले में जितना भी मॉनेटरी फंड आपको IMF को डिपॉजिट कराना है उसका 25% जमा किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SDR या फिर कोई ऐसी करेंसी जो IMF में एक्सेप्टेबल हो, यानी कि डॉलर, येन, रेमनिनबी, पाउंड स्टर्लिंग। यानी जितना भी अमाउंट फाइनलाइज हुआ आपके IMF कोटा के अगेंस्ट उसका 25% विल बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ SDR और एनी अदर करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल टू IMF। अब ये 25% जो अलग से फॉरेन करेंसीज में डिपॉजिट किया, SDR के फॉर्मेट में डिपॉजिट करा, इसको बोला जाता है RTP, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इन केस अगर मेंबर कंट्री को कुछ पैसा वापस चाहिए या लोन चाहिए तो जब मेंबर कंट्री इस 25% के अमाउंट को वापस लेती है उस अमाउंट पे IMF कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर, ये इंटरेस्ट फ्री कॉम्पोनेंट रहता है। फॉर द सेम रीजन इसको रिजर्व ट्रांसपोजिशन भी बोला जाता है। IMF कोटा का 25% SDR और एक्सेप्टेबल करेंसी की फॉर्मेट में डिपॉजिट करने के बाद बचता है 75%। अब ये 75% भी डिपॉजिट करना है IMF। कोई भी कंट्री जो मेंबर बनना चाहती है 25% डिपॉजिट करा दिया उसने SDR की फॉर्मेट में, अब ये जो बचा कुछ 75% है ये वो डिपॉजिट करा सकती है कैश की फॉर्मेट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अब क्योंकि कैश अलाउड है यहाँ पे, जो भी कंट्री मेंबर बनना चाह रही है या मेंबर बनने के प्रोसेस में है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में कैश डिपॉजिट कर सकती है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की करेंसी है रुपी, इंडिया जब कैश डिपॉजिट करेगी या करती, करेंसी रुपया होती जिस करेंसी में वो कैश डिपॉजिट कर, तो यहाँ पे 75% डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्मेट में, 25% फॉरेन करेंसीज या फिर SDRs की फॉर्मेट में जमा करने के बाद आपका प्रोसेस IMF कोटा का कंप्लीट हो जाता है। टू बी मेंबर कंट्री IMF कोटा वैल्यू के हिसाब से 75% डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करती है और 25% SDRs या फिर एक्सेप्टेबल करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करती है IMF को। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अगर हम RTP समझें, मान लीजिए ये पूरा वो कोटा है जो एक मेंबर कंट्री को अलॉट होता है। इस कोटे की IMF द्वारा एक फंड वैल्यू निर्धारित की जाती है। वो फंड वैल्यू मेंबर कंट्री डिपॉजिट कराता है IMF में। ये 25% ऑफ द फंड वैल्यू डिपॉजिट करा जाता है SDRs की फॉर्मेट में, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, या फिर वो करेंसीज जो IMF में एक्सेप्टेड है जैसे कि डॉलर, येन, रेमनिनबी या फिर पाउंड स्टर्लिंग एक्सेट्रा। अब ये जो 25% अलग से SDR के फॉर्मेट में डिपॉजिट किया जाता है इसी को RTP बोलते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये IMF कोटा का पार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा, इसको डिपॉजिट करा जाता है फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट में। अगर कोई मेंबर नेशन जिसने ये डिपॉजिट करा है वो इसको वापस लेना चाहता है तो ये उसको वापस मिलेगा बिना किसी सर्विस फी के। लास्ट स्लाइड में हमने एक पॉइंट और देखा था, कोई भी मेंबर नेशन अगर इस कंपोनेंट को 25% तक के कोटे की वैल्यू को वापस लेना चाहता है जो कि RTP है, उस पे ना तो कोई सर्विस फी लगेगी ना ही IMF इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बात क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। IMF कोटा की बात करें, IMF कोटा दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो टू बी मेंबर कंट्री है इस IMF कोटा की फंड वैल्यू का 25% डिपॉजिट कराता है फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट में या फिर SDR की फॉर्मेट में। बचा कुछ 75% डिपॉजिट करा जाता है कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। जो कैश होता है वो मेंबर कंट्रीज अपनी होम करेंसी की फॉर्म में डिपॉजिट करा सकते हैं। अब जो ये 25% यहाँ पे SDR की फॉर्मेट में डिपॉजिट कराया गया इसी को हम RTP बोलते हैं। जिस भी मेंबर कंट्री ने ये डिपॉजिट कराया वो उसको वापस लेना चाहता है इस 25% को ही, इससे ज्यादा नहीं। अगर इसको वापस जब वो लेता है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मेंबर नेशन जब इसको वापस लेता है तो कोई सर्विस फी भी चार्ज नहीं की जाती। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे RTP कंप्लीट हुआ। MCQs भी हमने देखे, RTP किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से काउंट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में समझा। आप लोगों का फीडबैक काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। हैव अ गुड डे।